स्नेल के नियम का व्यापक रूप हो गया था, जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज है कि आपको डेरिवेशन पढ़ना है बेटा, और बढ़िया भी इंपॉर्टेंट विषय न्यूमेरिकल भी आता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग बनाना, बातचीत मत करो बेटा, हेडिंग बनाओ। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, हेडिंग कर ली? क्या चीज बेटा? ठीक है, लिख ली? पहले तो आप समझिए पार्श्विक विस्थापन होता क्या है, उसके लिए मैं आपको समझाता हूं। सपोज करना बेटा आपके पास एक ग्लास स्लैब है, बातचीत मत करो, आप समझना आपके पास एक ग्लास स्लैब है, यानी कांच का गुटका है, ठीक है। अब आप कर क्या रहे हो, कोई प्रकाश की किरण है जो इस पर ऐसे तिरछा आपतित हो रही है, इस तरीके से। अच्छा बाहर क्या है, सपोज करना ईयर है, क्या है बेटा? ईयर, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे, वायु है। अब वायु से प्रकाश की किरण कांच में जा रही है, किसमें जा रही? तो आप जानते हो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही ना। हाँ तुम लिखते रहो, अभी बोलना कि समझ में नहीं आया सर, क्यों डाल रहे हो? जब समझा रहा हूँ तो पहले करना था। अब समझो, प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, यानी विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी कि दूर हटेगी? आप बताना राजदीप। अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभिलंब बनाइए, तो आपतन बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। चलो ये हो गया। प्रकाश की किरण को आप दिखाओगे कि जाना तो चाहिए था इसको ऐसे सीधा, लेकिन अब ये क्या होगी, इधर की ओर ऐसे झुक जाए। यहाँ ये बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है ना एकदम? ठीक। अब इस बिंदु पर भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करना बेटा। अभी प्रकाश की किरण बाहर भी तो निकलेगी, तो यहाँ भी अपवर्तन होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर की ओर। अभी देख लिया जाएगा। हाँ अब आप एक चीज बताना बेटा, प्रकाश की किरण अब कांच से वायु में जाएगी, किसमें? कांच से वायु में। तो आप सब जानते हो प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, कुछ इस तरीके से, ऐसे। बात समझ में आ रही? अब मैं इनको नाम दे देता हूँ थोड़ा सा। ये सपोज करना कि P है बेटा, क्या है? ऐसे जाएगा, ये इस बिंदु पर आपतित हो रही है, इसको आप मान लेना Q है। क्या है बेटा? Q। तो P Q, और ये बिंदु क्या है? R, और इसको मान लेना S। ऐसे ये अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित हो गई है ना, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये निर्गत किरण, ऐसे। अभी सब लिख दिया जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। अगर हम इसका पुराना वाला पाथ बताएं आपको,
ये कि किस दिशा में जा रही थी, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इस दिशा में जा रही थी। थोड़ा सा ये तिरछा है, मैं सीधा करूँगा। ठीक है, ये पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी ना, और अब आप देखो बेटा ये प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई, अपवर्तित होने के बाद जब ग्लास से फिर बाहर निकल रही है तो आप देखो कि इधर की ओर आ गई, ऐसे जाना चाहिए था, इधर की ओर आ गई, तो ये कितना विस्थापित हुई है, बात समझ में आ रही है? उसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। आप कह सकते हो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, यह आपतित किरण की दिशा है, और ये किसकी दिशा है, निर्गत किरण की, किसकी बेटा, तो आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच की जो लंबवत दूरी है, बात समझ में आ रही, वही तो बताएगी पार्श्विक विस्थापन। इधर की ओर जाना चाहिए था और ये इधर की ओर विस्थापित हो गई। तो आपसे कोई विस्थापन पूछेगा तो आप करना क्या, यहां से आर से इस पर एक लंब डाल देना। क्या करना बेटा, 90 डिग्री बनना चाहिए, नहीं बन रहा है, अब बन रहा, ठीक है। ये बता देना कि इस पर क्या है बेटा, लंब। इस बिंदु को कुछ नाम दे दो, m, इसको नाम दे देना n, अभी इस काम लगेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो पार्श्विक विस्थापन कितना हुआ, आर एम, आर एम क्या हुआ बेटा, पार्श्विक विस्थापन। चलो परेशान मत रहो, मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज बेटा पी क्यू, बातचीत नहीं करोगे, पी क्यू क्या है, उसके बाद क्यू आर, क्यू आर क्या है, और उसके बाद बातचीत मत करो, आर एस, ठीक है। पी क्यू, क्यू आर, क्यू आर और आर एस ये क्या है, उसके साथ ही साथ आर एम क्या है, ठीक है। तो आप बताओगे पी क्यू क्या है बेटा, आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब इंसिडेंट रे, बात समझ में आ रही। और क्यू आर क्या है बेटा, अपवर्तित किरण, क्या है, आप बोलोगे रिफ्रैक्टेड, और आर एस क्या है बेटा, निर्गत किरण, तो आप बोलेंगे इमर्जेंट, परेशान मत रहो, हिंदी में भी लिख रहे हैं इमर्जेंट, बात समझ में आ रही है। उसके बाद बेटा आर एम क्या है, तो आर एम अभी आपने लिखा है लेटरल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से लिखते हैं बेटा, स्मॉल डी, क्लियर है ना। तो आर एम किसके बराबर होगा, स्मॉल डी, यही आपको फाइंड आउट करना है इसमें कि ये कितना विस्थापित हुआ। अच्छा हिंदी में भी लिख दें भैया, ये क्या है, आपतित किरण, सब जानते हो, ठीक है। और ये क्या है बेटा, अपवर्तित किरण, और ये क्या होगा, तो बोलेंगे निर्गत किरण, और इसकी हिंदी बेटा उधर लिखा हुआ है पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। आप एक चीज जरूर देख पा रहे हैं कि ये वाली जो प्रकाश की किरण है आर एस, निर्गत किरण, वो आपतित किरण के ही समांतर है, आपतित किरण के ही, इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है कि ये आपतित किरण के क्या है, समांतर है। देखो कैसे, हालांकि इसका काम नहीं है हमको, समझ लीजिए एक बार कैसे, आप समझना, यहां पर लिखना, जब पी क्यू क्या है बेटा, आपतित किरण है,
यानी कि इंसिडेंट रे, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बेटा। और क्यू आर क्या है? अपवर्तित किरण, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, ऐसे समझ लो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। आपतित किरण कौन है? पी क्यू। अपवर्तित किरण कौन है? क्यू आर। अब आप समझना बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण आई, बात समझ में आ रही? और अपवर्तित किरण क्यू आर और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण अपवर्तन कोण, बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसे लगा दो आराम से, लिखेंगे स्नेल के नियम से। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहला माध्यम क्या है बेटा? ईयर, और दूसरा माध्यम क्या है? कांच। ऐसे बना दो, ग्लास है, ठीक है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी ANG, ईयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक बराबर किसके होता है? तो साइन आपतन कोण बटे साइन अपवर्तन कोण, यही ना? तो साइन आपतन कोण कितना है? I बटे साइन अपवर्तन कोण कितना है? R। इसको बना लेना फर्स्ट, ऐसे रोक दो, ठीक है ना? अब ध्यान देना, अब चूंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं कल, अगर यहाँ पे हम लोग कोई 90 डिग्री पे रख दे मिरर, तो अभिलंबोत आपतित होगा तो टकरा के वापस भी जाएगा उसी मार्ग पर, वापस उसी मार्ग पर जाएगा तो कुछ इस तरीके से, ये क्या होगा? आपतित किरण, ये क्या हो जाएगा? और इधर से आर क्यू क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर लिखना, चूंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय है, क्या है बेटा? इसलिए हम सपोज कर लेंगे एस आर क्या है? आपतित किरण, ऐसा मान लेना। जब इसलिए जब एस आर क्या है? आपतित किरण, और आर क्यू क्या है? अपवर्तित। अपवर्तित किरण। राजवीर बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? एक होता है बेटा डाउट, वास्तव में किसी बच्चे को डाउट हो सकता है, वो पूछेगा सर इस स्टेप में हमको समझ में नहीं आया, वो उसका ओरिजिनल डाउट होता है। और एक ज़बरदस्ती वाला डाउट होता है कि सर पूरा समझ में नहीं आया, तो आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं थे। अरे भाई कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, एक दो चीज़ हो सकता है नहीं समझ में आया, तो उस स्टेप में आप तुरंत पूछिए, ठीक है ना? तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप पढ़ रहे होंगे, एक्टिव होंगे। अगर आप इनएक्टिव हैं, निष्क्रिय हैं, कोई मतलब नहीं चल रही क्लास, तब तो आप पूछेंगे सर पूरा नहीं समझ में आया। इसलिए आप बताते रहिएगा, जहाँ नहीं समझ आएगा मैं तुरंत समझाऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हो सकता है ना प्रकाश की किरण इधर से इधर ऐसे जाएगी उत्क्रमित होकर, तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। अच्छा ये कौन सी किरण थी? आर्यस, निर्गत किरण थी, निर्गत किरण थी ना? तो इसको बेटा निर्गत किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये ई से लिखते हैं, किससे बेटा? ये कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन से आर, इंसिडेंस से ई, और इमर्जेंस से ई। बात समझ में आ रही है? ऐसा लिख रहे हैं। और ये कोण आप सब जानते हो आर होगा, जो नहीं जानते हो हाथ ऊपर करें। अरे हाँ बेटा, ये कोण मैंने कहा क्या है? आर, तो होगा ही भाई। इधर देख, ये जेड बन रहा है ना एक आंतर कोण, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो ये आर था इसलिए इसको आर बना दिए और इसको निर्गत कोण ई कर दिए। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब इसके लिए जब ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण है तब स्नेल का नियम लगाओ। अच्छा इधर भी क्या होगा? ईयर, क्या होगा बेटा? हवा ही तो होगा, यहाँ पे यहाँ पे, और बीच में क्या है? ग्लास स्लैब है, कांच का गुटका है। तो यहाँ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ANG था, ऐसे यहाँ भी बेटा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ANG ही हो, यही तो होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से,
यहाँ भी बेटा कहाँ से लिखेंगे, स्नेल के नियम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन आपतन कोण, आपतन कोण यहाँ क्या है ई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर है ना। अपवर्तन कोण बताना बेटा, अपवर्तन कोण आर, यही तो होगा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ई अपॉन साइन आर, और ये बराबर किसके होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन ए एन जी। अच्छा ए एन जी की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, फर्स्ट पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें। तो साइन ई अपॉन साइन आर बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर से साइन आर, साइन ई बराबर साइन आई के है, साइन इनवर्स लेंगे दोनों पक्षों में, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, यहाँ भी साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, ई बराबर आई या आई बराबर ई, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए हमको मिल गया ई इज इक्वल टू आई। कोई डाउट बेटा नहीं है ना। अच्छा अगर ये कोण ई कोण आई कोण के बराबर हो गया तो मैं कह रहा हूं कि आर एस जो होगा वो ये पी क्यू के क्या है, समांतर है। निर्गत किरण क्या है, आपतित किरण के। हाँ अब आप लोग समझाओ मुझे कैसे समांतर, जिसकी ज्योमेट्री बढ़िया होगी वो बता ले जाएगा। लिखेंगे, बताओ स्पष्ट है कौन बेटा, पी क्यू या फिर निर्गत किरण कौन है, आर एस, किसके पैरेलल होगा, पी क्यू के। कैसे, क्या बेटा, एकांतर कोण मुझे दिखाओ तो ई और आई, ठीक है। हाँ मुझे डाटा क्या मिला है, मुझे मिला है ई बराबर आई, इससे आपको समझाना है ना कि समांतर है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दूं, एक चीज तो ये जानते हो बेटा, शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये कोण एक जो है कोण दो के बराबर होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप ये वाली किरण देखना, पी क्यू, बात समझ में आ रही है। और इधर क्या है बेटा, यस या एम है जो भी है, ये वाली लाइन आपको दिख रही है पी क्यू एम, ये लाइन हो गई। अच्छा एक अभिलंब यहाँ खींचा गया है, ये बात समझ में आ रही है, अभिलंब खींचा गया है नॉर्मल एन, ठीक है। और ये कोण आपको बताया गया है कि आई है, आई ही बताया गया ना, तो ये पूरा कोण कितना होगा, आई होना चाहिए। और असल में यहाँ एक अपवर्तित किरण है, ये क्या है बेटा, ऐसे ये डॉटेड कर दो, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित जो झुक गई है। ये कितना कोण है, आर, कितना कोण है बेटा, बात समझ में आ रही ना। इसको अभी छोड़ो, आर है तो ये कितना होगा वो सब बाद में देखेंगे। कुल मिला के ये कोण आई होगा कि नहीं होगा। तो आप कह सकते हो ये वाली लाइन जो है ऊर्ध्वाधर के साथ आई कोण बना रही है कि नहीं। बड़ा सा थोड़ा फिगर बना रहा हूँ, ये लाइन ये आई कोण थी, तो ये भी कोण कितना होगा, यही वाली लाइन तो है, ये वाली लाइन ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बना रही है, आई। और यहाँ पर ये कोण कितना बन रहा है, ई बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्लियर है। ऊर्ध्वाधर के साथ ही ये दूसरी वाली लाइन यहाँ नहीं बन रहा है बेटा, यहाँ पे एक लाइन है जो ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बना रहे हैं, ई, यही तो है, ई बना रही है। और आपने कह दिया आई बराबर ई है, ऐसा आपने बता दिया, ये किसके बराबर है, आई के बराबर। तो संगत कोण से देखो बराबर हो गया कि नहीं। एक तिरछी रेखा है जो ऊर्ध्वाधर के साथ आई कोण बना रही है, ये तिरछी रेखा ये भी ऊर्ध्वाधर के साथ आई कोण बना रही है। जाहिर सी बात है दोनों किरण क्या हैं, समांतर होंगे नहीं होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो मान, क्लियर है ना। हाँ अभी कोई डाउट हो तो बताओ, अभी नहीं है। ये तो पता है ना, जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं अभी भी, ऊर्ध्वाधर के साथ अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, ये भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। यही तो होता है संगत कोण। तो अगर एक लाइन जो है ऊर्ध्वाधर के साथ आई कोण बना रही है और दूसरी लाइन भी क्या है ऊर्ध्वाधर के साथ आई कोण बना रही है, ई बराबर आई ही तो है, ये भी आई कोण बना रहे हैं, जाहिर सी बात है ये दोनों क्या होंगे,
पैरेलल हों, समांतर होंगे, समांतर है तभी बना ही पा रहे हैं ऊर्ध्वाधर के साथ ऊर्ध्वाधर, इसी तो वही चीज मैंने प्रूफ कर दिया। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक, और इससे बेटा आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस ये मैंने केवल प्रूफ करवा दिया आपको कि ये समांतर होते हैं, ये आपको जानना है कि ये समांतर होंगे। चलो, इसको आप देख भी सकते हो, इसीलिए आज ले आए हैं ये आपका ग्लास स्लैब वगैरह सब कुछ। ये आपका ग्लास स्लैब है बेटा, कांच का गुटका, ठीक है ना, और ये आपका लेजर है, लेजर बीम है, और ये आपको मुझे लगता है दिखाई नहीं देगा, इसलिए लाइट बंद कर दो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। अरे ऊपर ऊपर, हाँ, इतना दिन से पढ़ रहा है, ये नहीं पता इसको, ध्यान देना बेटा। अभी देखो ग्लास की जो थिकनेस है बेटा कम है थोड़ा सा, बात समझ में आ रही है, थोड़ा हो सकता है आपको कम दिखे, मैं तिरछा इंसिडेंट करता हूँ, ये पार्श्विक विस्थापन दिख रहा है आपको कि नहीं, ऊपर मत देख, यहाँ देखो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब ज्यादा दिखेगा। ग्लास स्लैब की थिकनेस हम ऐसे कर दे तो ज्यादा हो गया, ज्यादा मोटा हो गया ना, अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाएगी वो बढ़िया दिखाएगी, ऐसे कुछ इस तरीके से देखना। आप बताओ, दिख रहा है ना, एकदम क्लियर। जो निकल रही है प्रकाश की किरण वो थोड़ा अपने पूर्व पथ से विस्थापित हो गई, क्लियर। तो जितना विस्थापित हुई है वही आपका पार्श्विक विस्थापन है, और इसको करके अभी आप 10-12 बार जितना बार मन करेगा देख सकते हैं, क्लियर है एकदम, ठीक। तो अब ऑन कर दो बेटा, इसको पढ़ाएं हम, और आप खुद से करके अभी देख लेना, मजा आ गया। चलो ठीक है, अभी मिरर वगैरह सब रखा है, आप लोग किसी दिन टाइम मिले संडे वनडे को तो पूरा करवा दूंगा वो सब, जो आप लोग नियम वगैरह पढ़े हो ना, कि केंद्र वक्रता केंद्र से होकर जाती है, टकरा के वापस लौट आती है, सीधी जाती है तो फोकस से होकर जाती है, ये सब आप देख सकते हो, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, ये सारी चीजें आप ध्यान देना बेटा। तो इसके बाद यहाँ पर अभी मैं आपको लिखवाऊंगा 2 लाइन, ये मुझे याद दिलाना कि पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। अभी के लिए समझ लो कि निर्गत किरण, क्या बेटा, निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशा के बीच की लंबवत दूरी, बात समझ में आ रही है, निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशा के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, बात समझ में आ रही है। आरएम ही क्या है, पार्श्विक विस्थापन डी है, और इसी का आपको कैलकुलेशन करना, ठीक है। इसका क्या करें, समझ लेना, अब इसका कोई काम नहीं रहा, हटा दें, हटा दें, या फिर इनको एक कोने में कर दें, थोड़ा कर दें, चलो आप ध्यान देना, इसका डेरिवेशन, सबसे पहले एक ट्रायंगल में आओ बेटा, QNR, और आप समझ पा रहे हो कि ये कैसा ट्रायंगल है, तो आप बताओगे समकोण, एक कोण इसका क्या है, ये लंब डाले थे ना, लंब डाले थे 90 डिग्री। यहीं पर आपको काम लगेगा ग्लास स्लैब की थिकनेस का, कि उसकी जो है थिकनेस कितनी है, तो हम लोग मान ले रहे हैं इसकी जो थिकनेस है बेटा यहाँ से यहाँ तक वो T है, कितनी है, अब इसका काम लगेगा, ये जो QN दूरी है वो T के बराबर हो जाएगी, इस पर निर्भर करती है, इसीलिए तो आपको देखो खड़ा करके दिखाए थे, ज्यादा दिख रहा था। लिखेंगे इन डायग्राम, या डायरेक्ट लिखो इन ट्रायंगल, कौन से त्रिभुज में बेटा, QNR, QNR। आप अपना उद्देश्य मत भूलना, आपको चाहिए क्या, आरएम, क्या चाहिए बेटा, वही चाहिए। अब 2 ट्रायंगल हैं इसमें, एक QNR है और दूसरा QMR है, दोनों के दोनों क्या है, समकोण है, क्लियर है। और इन्हीं दोनों त्रिभुज की सहायता से हम डी याद करेंगे, ठीक है। तो पहला समकोण त्रिभुज ले लिए QNR, और इसमें आपको देखो चाहिए क्या, जो भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है उसको तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो रिलेट कर पाओगे। तो इसमें देखो QR, Q और R जो है वो दोनों त्रिभुजों में है, तो इसको जरूर लेना है, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है, आपको कर्ण इसमें शामिल करना है, एक तो ये मिल गया। और दूसरा ध्यान देना,
न्यून कोण जो आपने आर लिया है उसके सामने की भुजा एन आर है, इसका हमको कोई यूज नहीं है। कोई यूज है? लंब हटा देंगे और जो बचा वो आधार, आधार का तो यूज है ही है, ठीक है ना, अगला स्लाइड की। तो आधार, अब बताना बेटा, आधार और कण आपके पास है, आधार और कण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं? कास में। कास का उल्टा सेक भी होता है लेकिन कास आसान है आपके लिए, कास लगाओ। इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे हम लोग? कास। जबरदस्ती मत करना, एक एक चीज समझते चलना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल है आप लोगों में और आता भी है, ठीक है। डेरिवेशन देखना बेटा, इस त्रिभुज में हम लोग लगाएंगे cos थीटा। तो cos कोण कितना है? r, r लिखेंगे, तो cos r बराबर आधार बटे कण, आधार कितना है? t, हाँ qn का मतलब t, डायरेक्ट रखें तो t आधार बटे कण 90 डिग्री के सामने की वजह QR, यही तो है, तो लिख देंगे QR। हमको QR चाहिए तो यहाँ से QR निकाल लीजिए, इसलिए QR बराबर, QR इधर ले आओ, cos r को उधर भेज दो, तो T अपान cos r, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको फर्स्ट बना लो, अब इसका काम रहेगा जब हम लोग सेकंड त्रिभुज लेंगे। चलो दूसरा ले लो, इन ट्रायंगल QMR, QMR इस त्रिभुज में चले आइए। तो ध्यान देना QR तो आपको लेना ही है, कॉमन है दोनों में, तभी रिलेट कर पाओगे दोनों को। अच्छा QR लेना है, QR है क्या? 90 डिग्री के सामने की भुजा कण, कण आपके पास है। एक चीज और, एक कोण ले लो यहाँ पर थीटा, क्या ले लो बेटा? थीटा ले लो। अभी बताता हूँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा क्या है? आर्यम, यही तो है। ये क्या है बेटा? लंब, और इसको नहीं छोड़ सकते, यही तो हमको चाहिए, ठीक है ना। तो लंब आपको लेना है इसमें, लंब और कण, साइन पूछना ही नहीं पड़ा, आज एक्टिव लग रहे हो आप लोग। तो इसमें क्या लगाएंगे? साइन थीटा, और कोण का मान कितना है? थीटा, ये थीटा रख दो। लंब बटे कण, लंब क्या है बेटा? बताओ क्या हुआ, तुम बताओ। कह रहे QR लंब है, सर आर्यम, ठीक है। आर्यम क्या है बेटा? लंब है, आर्यम ले लो। न्यून कोण के सामने की भुजा आर्यम ही तो है, और बटे कण 90 डिग्री के सामने की भुजा QR। हमको चाहिए क्या? आर्यम, यही चाहिए ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए। आर्यम के लिए इसको सॉल्व करिए, तो RM इज इक्वल टू QR भाग में इधर जाएगा, QR इंटू साइन थीटा, और एक QR की वैल्यू भी आपके पास है ना। और थीटा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं क्योंकि थीटा आप लोग अपने तरफ से मान लिए हो, अभी जल्दी जल्दी में भूल गए थे, है ना। तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, ध्यान देना। डायग्राम में आप देखो बेटा, ये और ये क्या है? PQM, बात समझ में आ रही है। और ये क्या है? अभिलंब, अभिलंब है ना। अच्छा ये कोण कितना है? I, तो ये कोण कितना होना चाहिए? I होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पूरा कोण कितना हो? I। और आप यहाँ पर एक अपवर्तित किरण ले गए, कौन सा बेटा? QR, ये क्या है? अपवर्तित किरण है। तो इसको आपने कह दिया R है, और इसको आपने कह दिया थीटा है, यानी कि दोनों कोण को जोड़ें तो कितना आना चाहिए? आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, दोनों कोण को जोड़ रहे हैं डायग्राम में, क्या है बेटा? R प्लस थीटा बराबर किसके है? I, ठीक है। हमको चाहिए क्या? थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर कितना होगा? बस अब इसका काम खत्म हो गया, I माइनस R। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू यहाँ से रखो, QR की वैल्यू फर्स्ट से रखो, और आर्यम को क्या बोलते हो? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह D रखो, रखें। तो अगला स्टेप बेटा, D बराबर QR की जगह पे T अपान cos R, और इंटू साइन थीटा की जगह पे I माइनस R। यहाँ तक बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं है? डायरेक्ट लिख दें, इंटू साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे? I माइनस
चलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई। कॉस आर। अब एक चीज़ समझना, जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है उनका मालिक कौन? भगवान। सबका मालिक एक है ना, कोई बात नहीं, उनको भी समझाऊंगा अभी। एक यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इफ I is very small angle, ध्यान से समझना, मैंने कह दिया आई क्या है? बहुत छोटा कोण है। ये आई क्या है? बहुत छोटा, तो आर अपने आप छोटा कोण होगा। भाई देखो, आर आई से पहली बात तो छोटा है, और दूसरी चीज और छोटा हो जाएगा आई की तुलना में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आई को ही आपने कह दिया वेरी स्मॉल एंगल, तो आई और आर क्या हो गया? बहुत छोटा कोण हो गया। तो इस दशा में मुझे आपको समझाना है, याद रखना है आपको सारे बच्चों को, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल then sin theta approximate theta tan theta approximate theta cos theta approximate 1। बात समझ में आ रही है? ये तीनों याद रखोगे तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात तो पता ही चल जाएगा। ये इतना आपको याद रखना है। अगर कोण बहुत छोटा है तो साइन कोण जो होगा कोण के बराबर हो जाएगा, टैन कोण क्या होगा? कोण के बराबर हो जाएगा, और कास कोण का मान जो भी होगा 1 के बराबर है, लगभग 1 के बराबर आता है, लेकिन हम लोग ले लेंगे। अच्छा कैसे? क्योंकि चेहरे तो लटके हुए दिख रहे हैं, है ना? इसका गला दबा दें? चलो इधर देखना बेटा, ध्यान से समझना, कोई भी कोण है, अभी देखो ये समकोण त्रिभुज है, बहुत बड़ा बना रहे हैं। ये कोण कितना है बेटा? मान लो थीटा है, और ये क्या है? 90 डिग्री। तो कहोगे भैया ये कर्ण है, ठीक है, और ये क्या है? लंब है, अच्छी बात है, और ये और अच्छी बात है। और अगर ये कोण छोटा हुआ, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो ये वाला बिंदु कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ कहीं। बात समझ में आ रही है? चलो समझाता हूँ, इससे बढ़िया है कि ऐसे ही ले लूँ। ध्यान देना बेटा, चलो ये तो दिख रहा होगा ना, ये क्या है बेटा? कर्ण, और ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? कोण को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। इसको तो हम लोग यहीं से कर सकते हैं छोटा, देखो छोटा हो गया, हो गया ना? हाँ छोटा हो गया। और यहाँ पे मैं लिख भी दूँ, इसको क्या माने थे आप? कर्ण, लिख जा भाई। और ये क्या था? जो कि गायब हो गया है, फिर से लाओ इसको। और ये क्या था? और कोण कहाँ गया? बहुत छोटा था ना, तो गायब हो गया। उसको जबरदस्ती आप बताओ कि ये थीटा के बराबर है, यहाँ ये थीटा के बराबर। अब आप देखोगे कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, है ना? और नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, इतनी ही त्रिज्या का आप एक वृत्त खींच दो। क्या करो बेटा? वृत्त खींच दो। तो ये केंद्र पर अगर है तो ये पूरा का पूरा क्या हो? त्रिज्या हुआ। तो अगर ये त्रिज्या है आधार, तो कर्ण भी त्रिज्या है, कर्ण त्रिज्या है और आधार भी त्रिज्या है। बात समझ में आई? अच्छा एक रिलेशन आप सभी जानते हो बेटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप तो लंब हो गया, क्या हुआ बेटा? लंब बटे त्रिज्या आर ले लो। अब आर की जगह चाहे कर्ण लिखा हो चाहे आधार लिखा हो। बात समझ में आ रही है? अब आप निकाल लो साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, जो मन करे वो निकालो, सब आपको मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या लिखोगे बेटा? लंब बटे, और कर्ण की जगह आर, यही तो। और लंब बटे आर की जगह क्या लिखोगे? थीटा। हो तो गया बाबू, समझ में आया कि नहीं? अगर टैन थीटा अगर आपसे कोई पूछे तो बताओगे क्या? लंब बटे आधार। चलो भैया लंब बटे, अब आधार भी तो आर के बराबर है, तो ठीक है। और लंब बटे आर किसके बराबर है? कोण थीटा के।
अगर आपसे कोई पूछे cos थीटा, ये सब आप लोग नहीं पढ़े हो इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है दोबारा। अभी भी बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। cos थीटा बराबर आधार बटे कण, आधार की वैल्यू r और कण की वैल्यू r, कितना आया? हालांकि लगभग बराबर होगा इसीलिए यहाँ लगभग का सिंबल लगाते हैं, ठीक है ना। सब तो आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं, इतना बताओ, क्लियर है ना। तो अगर ऐसा है, अभी जिनको नहीं समझ में आएगा वो लिख लें, समझ में तो आएगा होगा सबको, फिर भी लिख लेंगे बायोलॉजी वाले, क्योंकि उनका एंटीना बहुत खराब रहता है, चाइना वाला है, तुरंत उड़ जाता है। अगर मैथमेटिक्स का है मामला तो रडार काम नहीं करता, जान ही नहीं पाते कब आया कब गया। तो अगर आई बहुत छोटा कोण है, ध्यान देना बेटा, आई क्या है? बहुत, तो आई में से r घटाओगे, ये कौन सा बड़ा कोण होगा? ये तो और छोटा होगा ना। और r क्या है? आप देख ही पा रहे हो आई से छोटा है, तो कुल मिला के i माइनस आर और r क्या है? दोनों के दोनों छोटे कोण हैं। और अगर ये छोटे कोण हैं तो आप लिखोगे देन तब साइन i माइनस आर अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू i माइनस आर, कोण के ही बराबर हो जाएंगे। अच्छा, और cos r एंड cos r, ये तो मुस्कुराओ और लिख दो 1, है ना, अभी तो प्रूफ करवाए हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देना इस पे, ले चले उस पार कि काम चला लें यहीं चला लें? हाँ यहीं चला देंगे। चलो बेटा ध्यान देना, अब d की वैल्यू निकालो, तो लिखेंगे ना d इज इक्वल टू t इंटू आई माइनस, वाह, cos r की वैल्यू 1। एक चीज और बेटा, स्नेल का नियम लगाओ इसमें। मान लो वायु के साथ कांच का अपवर्तनांक मान लो यहाँ वो n दे दिया, कितना दे दिया बेटा? अब कांच का डायरेक्ट अपवर्तनांक दिया जा रहा है, इसका मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, यही तो पहला माध्यम आपका क्या है? वायु। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1, n a n g किसके बराबर होगा? n। तो स्नेल का नियम लगाना है यहाँ पे, लिखना बिल्कुल सही, इससे छोटा लैंग्वेज और क्या होगा? बाय स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे बेटा? a n g बराबर, यानी ईयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होगा बेटा? साइन आपतन कोण आई है और बटे साइन अपवर्तन कोण r है, कोई बात नहीं। ए एन जी की वैल्यू कितना है? n। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? लिख देना बेटा। और अभी आपने कहा आई बहुत छोटा कोण है, तब साइन आई क्यों लिखोगे? आई लिखोगे और बटे r लिखोगे, और यहां से अगर हम r के लिए सॉल्व करें, उधर जगह थोड़ा बचा लो और यहाँ इनका क्रियाक्रम कर दो, नहीं काम क्रिया कर दो, क्या बोलते हैं पता नहीं। r को इधर ले आओ, n को उधर भेज दो। r है यहाँ ना, अपवर्तनांक के टर्म में लिखेंगे तो r को इधर ले आओ, r बराबर i अपान n, और यही वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो ध्यान देना, d बराबर t इंटू आई माइनस आर की जगह पर i अपान n, और एक से भाग करने का कोई मतलब, हाँ, इसलिए d इज इक्वल टू आई कॉमन कर लें, आई यहाँ भी कॉमन कर लीजिए, तो आई और इंटू टी, टी पहले से था, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपान n, तो 1 माइनस 1 अपान n। बताना बेटा डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, अब इसके लिए जगह बच गई है ना, इसको भी बड़े कर दो। बस इतने में काम चला लो।
पार्श्विक विस्थापन बेटा एकदम क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। ये फार्मूला बहुत यूजफुल है, ठीक है। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, इतना विस्थापित होगी। क्या क्या चाहिए आपको? आई चाहिए, यानी कि कितने कोण पर आप उसको आपतित कराए प्रकाश की किरण को, ये इस पर निर्भर करेगा। थिकनेस कितना है ग्लास स्लैब का, बात समझ आ रही है? अगर थिकनेस ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने वहां पे थिकनेस ज्यादा की तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, आप लोगों को दिखने लगा। अच्छा, और यन क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है ग्लास स्लैब का अपवर्तनांक कितना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं? 1.5 लेते हैं, ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5। वैसे किस प्रकार का कांच है, थोड़ा बहुत अलग अलग बेटा, टॉपिक आपकी खत्म हो गई।